हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ गणित के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, और मैं शुरुआत कर रही हूँ 2011 वाले पेपर से, क्योंकि यही वो पेपर है जो यूपी टेट में सबसे पहली बार करवाया गया। यानी सबसे पहली बार परीक्षा आपकी 2011 में हुई और सबसे पहला यूपी टेट का पेपर मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2011 वाले पेपर से मैं शुरुआत कर रही हूँ। उसके बाद जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैं सभी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। हिंदी के सभी पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप एक साथ सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। जूनियर प्राइमरी दोनों के हिंदी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। सीडीपी के प्राइमरी के हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और ईवीएस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। आज से मैं मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रही हूँ। 2011 वाला पेपर मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इस बार एग्जाम में। तो सभी प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के जाइएगा। आप लोगों को जानकारी होगी कि 2022 में जो पेपर हुआ था वो पेपर प्रीवियस ईयर से ही ले लिया गया था। यानी 2017 वाला पेपर उठाकर ही 2022 में रख दिया गया, और जिसने भी प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ा था उसने आसानी से उन सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो PDF आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा धुंधली है और ये पढ़ने लायक भी नहीं है। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को मैंने टाइप किया है ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। इन सभी क्वेश्चन को मैंने टाइप किया है और उसी टाइप वाले क्वेश्चन से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए वही प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ। ये PDF मैंने आपको दिखा दी है क्योंकि यही प्रश्न मैंने टाइप किए हैं। प्रश्न भले ही इधर उधर हो गए हों, लेकिन सभी प्रश्न मैंने टाइप कर लिए हैं। हो सकता है एक दो प्रश्न इधर उधर मतलब ऊपर नीचे हो गए हों, लेकिन प्रश्न एक भी नहीं छोड़ा है। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्नों को मैंने टाइप कर लिया है। आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें टाइप किया है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। यानी 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह क्या होती है? वह होती है 9999। ये 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है। अब क्या करना है? हमसे कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योगफल, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें मिल जाएगा 10,999, यानी कि आपका सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और प्रारंभिक तापमान कितना था? इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कर लेती हूँ, अब सही रहेगा। तो प्रारंभिक तापमान कितना था? 27 था, 27 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ? 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना आया? 45 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हुआ? तापक्रम जो है 23 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो 45 में से 23 को घटा दीजिए। 5 से 3 गया 2 और 4 से 2 गया 2, यानी कि जो अंतिम तापक्रम बचा वह बचा 22 डिग्री सेल्सियस। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मान निकालिए।
हमें इसका मान निकालना है। ये पहला पेपर था और बहुत ही साधारण तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। इसका मान निकालना है, चलिए मान निकाल देते हैं। सबका करना है गुणा, तो सबका गुणा कर देते हैं। 2 का 3 में कर दीजिए, 6 आया, माइनस माइनस हो गया प्लस। इसी तरीके से 4 का 5 में कर दीजिए, 20 आया, माइनस माइनस हो गया, माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो हो गया प्लस, और ये बचा हुआ है माइनस का 6। अब इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 छिक्का 120, और 120 में 6 का गुणा करेंगे माइनस 720। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 8 किलोग्राम से 3 किलोग्राम 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। साधारण सा हमें घटाना है, चलिए घटा देते हैं। आठ किलोग्राम 350 ग्राम, यानी कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 8.350। इसमें से हमें घटाना है 3.178। दस से यहां एक कैरी ले लेंगे, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 14 से 7 जाएगा 7 बचेगा, और 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 8 से 3 गया 5, यानी कि 5 किलोग्राम 172 ग्राम। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, तो हमें 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बतानी है। तो परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी, या 2πr भी कह सकते हैं। पाई का मान रख देंगे 22/7, और व्यास यानी डी हमें दिया गया है डायमीटर 3.5। इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संक्रिया ये जो दी गई है इसे हमें हल करना है, तो इसे पहले हम लिख लेते हैं नीचे, फिर इसको हल करेंगे। इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से 9 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। नीचे लिखा हुआ है 4 और गुणा में 5, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, 4 चौके 16, और 5 का 4 में गुणा कर देंगे, यानी कि सी विकल्प उत्तर हो जाएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है, यानी कि जो भिन्न लिखी हुई है इनमें हमें वह विकल्प बताना है जो आरोही क्रम में लिखा हुआ है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस क्रम में जो लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, जो भिन्न दी गई हैं हम इनका दशमलव मान निकाल लेंगे। जैसे पहली भिन्न दी गई 3/8, इसका दशमलव मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.375, यानी 8 से 3 में हम भाग देंगे। इसी तरीके से 5/6 का निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.833। इसी तरीके से 2/3 का निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.667, और 5/9 का निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.556।
जिस भिन्न का दशमलव मान अधिक होगा वह भिन्न बड़ी, और जिसका दशमलव मान कम होगा वह होगी छोटी। तो हमें कैसे क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले हमें छोटी वाली भिन्न लिखनी है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी है ये 3/8, ये आएगी पहले नंबर पर। उसके बाद 5/9, ये दूसरे नंबर पर आएगी। उसके बाद 2/3, ये तीसरे नंबर पर आएगी, और ये आएगी अंत में, ये सबसे बड़ी है। तो इस क्रम में आप देखेंगे सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। 3/8, फिर 5/9, फिर 2/3, फिर 5/6। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? तो उसके पास कुछ मार्बल थे, तो हमने मान लिया कि उसके पास x थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने थे, तो हमने मान लिया x थे। फिर x में से उसने 14 खो दिए, यानी कि 14 कम हो गए। अब उसके पास कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि मार्टिन के पास कुल 20 मार्बल थे। सिंपल सा तरीका है, 14 और 6 जोड़ दीजिए। ये तो मैंने आपको इतना समझाने के लिए बता दिया। अब समस्या उसके लिए होती है जिसका विषय गणित नहीं रहता है, तो उनकी वजह से हमें समझाना पड़ता है इस तरीके से। नहीं तो जिनका विषय गणित है उनको इस तरीके के प्रश्नों में बिल्कुल भी समस्या नहीं होती, देखते ही हल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इसे करना है सरल। पहले हम इसे अपने फॉर्मेट में लिख लेंगे। कलर जो है ब्लैक ही रहने देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1/3, फिर लिखा है 7/9, फिर भाग का निशान है, फिर लिखा है 7/10, फिर लिखा है 1 सही 1/4। ये है सवाल। वहां आपको शायद सही से ना समझ में आ रहा हो, लेकिन इसीलिए मैंने लिख दिया है। अब इसको करना है हल। चलिए कर लेते हैं। एक बटे 3, 7/9, पहले करेंगे ब्रैकेट को हल। ये लिखा है 7/10, और इसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न बनाएंगे तो 4 एकन 4 और 1 5/4। ये 5 से 10 कट जाएंगे 2 बार। यहां बचा है 7/8। 2 और 4 का कर देंगे गुणा, तो हो गया 7/8। अब इसको कहां पर हल करना चाहिए? यहां पर कर देते हैं, वहां पर जगह नहीं। एक बटे में 3 प्लस 7/9, भाग की जगह लगता है गुणा, और ये जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, तो 7/8 की जगह हो जाएगा 8/7। ये 7 से ये 7 कट गए, यानी कि भिन्न बची है 1/3 प्लस 8/9। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 9। 3 तिरका 9, ऊपर 3 का गुणा कर देंगे 3, और 9 एक 9, और 1 आएगा 8 का गुणा कर देंगे। 8 3 11, 11/9, यानी कि जो उत्तर होगा 11/9 का मतलब है 1 सही 2/9। बी विकल्प इसमें सही है। ये यहाँ पर मिश्र भिन्न की तरीके से लिखा है, लेकिन ये सही से टाइप नहीं हो पाया है, तो ध्यान रखिए इतना लिखा हुआ है मैं यहाँ पर 1 सही 2/9। मिश्र भिन्न लिखा है, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तो 11/9 आएगा। 9 एक 9 2, 11/9, और इसको हल करने पर हमें 11/9 मिला था। बस मिश्र भिन्न में आंसर लिखा हुआ है, तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसे करना है हमें हल, तो गुणा करना है। गुणा कर दीजिए।
गुणा करने पर हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा 2.366, यानी कि पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल माइनस 64 का घनमूल का मान है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 64 का वर्गमूल माइनस 64 का घनमूल, ये रहा, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो 64 जो है किसका वर्गमूल है? 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8। और 64 का घनमूल क्या होगा? 4। 8 8 64 और 4 चौके 16 चौके 64। 8 से 4 गया, 4 बचा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है -0.008 का घनमूल क्या है? हमें इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? ये इस तरीके से लिखा है, हमें इसका मान निकालना है। तो 8 जो होता है ये किसका घन है? ये है 2 का। तो हमने यहां पहले 2 2 और 2 लिख लिए, यानी हमें 8 मिल गया। अब करना है दशमलव का और 0 का जुगाड़। तो माइनस लगा है, माइनस लगाइए, 1 0 लगाइए, दशमलव। इसी तरीके से यहां पर कीजिए, इसी तरीके से यहां पर कीजिए। माइनस लगा है, पॉइंट लगा है, 0 लगाइए और 2। तो ये किसका घन हो गया? ये हो गया घन -0.2 का, यानी कि बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो सबसे पहले इनका योग करना है, 496 और 318 का। चलिए कर दीजिए, 496 प्लस 318, जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ने पर आएगा 814। अब इसका निकटतम सैकड़ा मान बताना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 800, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करना है हल। 4 माइनस 1/7, इसका मान बताना है। ये टाइप नहीं हो पाया सही से, तो मैंने इसकी फोटो ही यहां पर लगा दी। तो 7 यहां पर लिखेंगे, 7 चौके 28 माइनस 1 बराबर 27/7। अब ऑप्शन सारे मिश्र भिन्न में दिए गए हैं, यानी कि इसको मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो आएगा 3 सही 6/7, यानी कि सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में भी इसी तरीके का प्रश्न है और इसको करना है हल। चलिए कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 सही 1/4, मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बना लीजिए। 4 दूनी 8 और 1 9/4 प्लस 3/4। हर समान है, सिर्फ अंश जोड़ दीजिए। 9 3 12/4, 4 तिया 12, यानी कि डी विकल्प हो गया उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। यानी हम पहले टंकी का आयतन निकालते हैं। टंकी का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई यानी गहराई, तीनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14.4 घन मीटर। अब क्या करना है, अब पूछा गया है आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन, तो हमने जो टंकी का आयतन निकाला है उसका हम आधा कर दें, यानी कि 14.4 में हम 2 से दे दें भाग, यानी कि 7.2 मीटर क्यूब। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, पहला है घटती है, दूसरा है बढ़ती है, तीसरा है बराबर रहती है और चौथा है घट या बढ़ सकती है। तो किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, वह ना बढ़ती है ना घटती है, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, बराबर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। पहला है न्यून कोण, दूसरा है अधिक कोण, तीसरा है समकोण और चौथा है प्रतिवर्ती कोण। तो जो कोण 90 अंश से कम होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, तो पहला विकल्प तो उत्तर नहीं होगा, गलत हो गया पहला विकल्प। अधिक कोण क्या होते हैं, अधिक कोण 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे होते हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 90 अंश का कोण समकोण होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। डी विकल्प उत्तर हो गया। 180 अंश से बड़े जो कोण होते हैं वह बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं, तो डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 108 और 144 का लासा ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम। चलिए निकाल देते हैं, साधारण सा प्रश्न। वैसे तो आप विकल्प अगला प्रश्न है 108 और 144 का लासा होगा। चलिए निकाल देते हैं इसका लासा। 108 और 144 सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ पर 54 और यहाँ पर आएगा 72। उसके बाद फिर 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 27 और यहाँ आ जाएगा 36। उसके बाद फिर 2 से, यहाँ आ जाएगा 27 और यहाँ पर 18। फिर 2 से 27 और यहाँ 9। अब 3 से करेंगे, 3 निम 27, 3 तिरका 9। उसके बाद 3 तिरका 9, 3 एकन 3 और फिर से 3 से जाएगा 3 एकन 3, 3 एकन 3। थोड़ी जगह कम बची हुई है, ये कॉमा लगा हुआ है बीच में, ध्यान दीजिएगा। इन सब का कर देंगे गुणा तो हमें कितना मिलेगा, 432। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज और चौथा है समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज की हमें भुजाएं दी गई हैं। एक की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर और एक की 12 और एक की 13। तो जो सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर की, इसका वर्ग यदि इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा है 13, तो इसका वर्ग करेंगे और जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ेंगे। 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का 25 और 12 का 144, यानी कि 169 और 169 बराबर आया, तो ये समकोण त्रिभुज है। अधिक कोण है नहीं, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये तो विकल्प देखकर ही आपको पता चल जाएगा। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी नहीं है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर मिल गया। ये जो भुजाओं की माप दी गई है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
एक नहीं सॉरी 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? तो 9 ट्राईसाइकिल यानी एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। एक में कितने होते हैं? ट्राईसाइकिल एक में होते हैं 3 पहिए, तो 9 में कितने होंगे? गुणा कर देंगे, 27 पहिए होंगे। बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। कितना साधारण प्रश्न पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सही 1/2 मीटर रस्सी को 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई है। तो हमें जो भिन्न दी गई है, जो रस्सी की माप है वो भिन्नों के रूप में है, तो पहले इसे मिश्र से साधारण बनाएंगे और घटा देंगे। 10 सही 1/2 को साधारण बनाएंगे तो आ जाएगा 21/2, माइनस लगाएंगे। 4 सही 5/8 को बनाएंगे इसको साधारण, तो 8 चौके 32, 32 और 5 37, यानी कि 37/8। इसको घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। 2 से भाग देंगे 8 में, 4 बार जाएगा और 21 चौके 84। 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा और 1 का 37 में गुणा करेंगे तो 37 ही आएगा। यानी कि घटाने पर हमें मिलेगा 47/8। अब इसको मिश्र भिन्न बनाना पड़ेगा, तो जब मिश्र बनाएंगे तो हमें मिलेगा 5 सही 7/8, यानी कि सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मान ज्ञात कीजिए, हमें करना है मान ज्ञात। तो लिखा हुआ है 37.188 बटे 3.6। ये दशमलव हटेगा, 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ये हटेगा तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि हमारी जो भिन्न बनी वो इतनी बढ़ गई। इतनी भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10.33, यानी सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। 999 और 3000 के बीच जो है संख्याएं पूछी गई, 4 अंकों वाली। तो 3000 में से 999 घटाएंगे और फिर 1 घटा देंगे। तो 3000 में से जब 999 घटाएंगे और उसमें से 1 और घटाएंगे तो हमें इसका कुल उत्तर मिलेगा 2000। 3000 में से 999 घटा दीजिए पहले, फिर उसमें 1 और घटा दीजिए, उत्तर आपको 2000 मिल जाएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना कोई शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है, यानी कि पूर्णता विभाजित करती है, ये पूछा गया है। तो यदि आपको इस तरीके के प्रश्न का उत्तर ना आए, तब आप विकल्प जितने भी दिए गए हैं उनमें से एक एक करके इस संख्या में भाग देकर आप देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतया विभाजित कर रही है। इसमें आपका डी विकल्प सही होगा। ये जो संख्या दी गई है ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से भाग देकर भी देख सकते हैं। 11 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 5 बचेंगे, 6 लेंगे नीचे, 5 बार जाएगा, 11 × 5 = 55, 1 बचेगा और फिर 1 नीचे ले आएंगे, 11 एकम 11, यानी 11 से ये पूर्णतया विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? साधारण सा प्रश्न। 1 सही 1/2 को पहले
मिस्र से साधारण में बना लेते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2। अब इसमें पूछे गए हैं कितने आधे हैं, यानी कि भाग कर दें हम 1/2 से। 3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो भाग की जगह गुणा आता है और ये जो भिन्न दी गई है ये वाली भिन्न पलट जाती है। तो 1/2 का हो जाएगा 2/1। ये 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि 3 आपका उत्तर आएगा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको करना है हल। चलिए कर लेते हैं बोर्ड मास रूल से इसको हल। लिखा है 44 - 6 + 43 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा, -87। तो सबसे पहले करेंगे इनका गुणा। 44 - 6 + 43 दूनी 86 -87। अब क्या करें हम कि 86 और 44 को जोड़ दें, दोनों प्लस के हैं। तो 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, 8 4 12 और 1 13, 130 आ गया। और माइनस माइनस वाले अलग कर लें, 87 और 6 जोड़ दें। तो 87 और 6 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 93 और 130 में से 93 जाएंगे तो हमें मिलेगा 37, यानी कि पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? परिसीमा यानी कि परिमाप शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश पढ़ लीजिएगा यदि आपको हिंदी समझ में ना आए। एग्जाम में भी जब आपको शुद्ध हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। तो हमें वर्ग की भुजा दी गई है 8.2 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप बताना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। हम 4 का गुणा कर देंगे, इसमें हमें भुजा दी गई है, यानी कि 32.8 सेंटीमीटर। सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? अब हमें प्रतिशत में बताना है कि कितना रह गया है। तो सबसे पहले 20 में से 3 लीटर रिसाव के कारण बह गया, तो इसमें 20 में से जब 3 लीटर बह गया तो कुल बचा 17 लीटर। अब क्या करना है? परसेंट निकालना है। तो 17 बचा है, कुल 20 था, गुणा 100। 20 से 100 कट जाएंगे 5 बार और 17 पना 85, यानी 85% शेष बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो 3 का दिया गया है 20 रुपए, तो 1 का कितना होगा? सबसे पहले हम 1 का निकालें, फिर 6 दर्जन का भी निकाल लेंगे। 1 का कितना होगा? 1 का होगा 20/3। और 6 दर्जन में कितनी पेंसिल आएंगी? 6 दर्जन में पेंसिल की कुल संख्या होगी 72। 1 दर्जन में 12 और 12 का 6 में गुणा करेंगे, 72 पेंसिल। 72 पेंसिल का हमें मूल्य बताना है, तो हम बता देंगे इस तरीके से इसको हल करके। ये 72 जो है 3 से कट जाएगा और आएगा 24, और 24 दूनी 48, यानी कि 480 रुपए। पेंसिल 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हुआ? 480। तो ये जो क्वेश्चन थे 2011 वाले पेपर के थे। 30 प्रश्न थे, 30 मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये पहला वीडियो है, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो जूनियर प्राइमरी दोनों की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। बस आप लोगों से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।